नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आयनन विभव, है ना। चलो देखते हैं इसे। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर अपन देखते हैं, है ना। चलो जैसे मान लो हमने एक परमाणु ले लिया। ये X है ना हमने X परमाणु ले लिया और ये गैस अवस्था में होना चाहिए। कौन सी अवस्था में होना चाहिए? गैस, है ना। तो जब हम इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस परमाणु पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनात्मक, है ना। तो यहां पर आप देखो, इस परमाणु से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। अच्छा, अब यहां पर आप सुनो जो परमाणु है वो गैस अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि गैस अवस्था से ही हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो परमाणु है ये अपनी मूल अवस्था में होना चाहिए। कौन सी अवस्था में होना चाहिए? मूल। मूल अवस्था से मतलब होता है जब परमाणु की ऊर्जा सबसे कम हो, उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था, है ना। अगला, ये जो परमाणु है वो विलगित होना चाहिए। विलगित से मतलब सिंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने समूह ले लिया, है ना। अच्छा तो जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सबसे ढीला बंधा हुआ, है ना। तो इधर देखो, तो अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हुई उसे हम बोल देते हैं आईपी, है ना। तो इसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो, है ना। तो अभी आप देखो, हमने ये पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको हम बोलेंगे आईपी फर्स्ट, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो डेल IH1, है ना। ये एंथैल्पी, है ना। या तो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आगे देखो, अब यदि हम इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो यहां पर आप देखो ये हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और यहां पर अब +2 आ जाएगा, क्योंकि देखो +1 पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन और आपने निकाल लिया तो चार्ज कितना आ जाएगा? +2। तो यहां पर हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल लिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च हो रही है उसे बोल देते हैं IP2 या डेल IH2, है ना। चलो एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं। X+2, तो X, ये हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो यहां पर देखो +2 चार्ज पहले से लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया आपने तो इस पर चार्ज आ जाएगा +3, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च हुई उसको अपन क्या बोलेंगे? IP3 या डेल IH3, है ना। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो IP फर्स्ट, दूसरा निकाला तो IP2, तीसरा निकाला तो IP3, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IP4, इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा।
तो ध्यान रखना, आयनन विभव की यदि हम परिभाषा देखें तो आप देख सकते हो इस प्रकार से, आप बोल सकते हो कि विलगित गैसीय परमाणु से उसकी मूल अवस्था में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे तत्व की आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आप इसको आयनन एंथैल्पी या आयनन एनर्जी या आयनन विभव बोल सकते हो, है ना। अब यदि अपन देखें कि भाई आईपी फर्स्ट, आईपी सेकंड और आईपी थर्ड, इनमें ज्यादा कौन सा है ना। तो इधर देखो भाई, यहां पर आप देखो, यदि हम इनमें देखें तो सबसे बड़ा आकार किसका, एक्स का। सबसे बड़ा आकार किसका है, एक्स का। और सबसे छोटा आकार देखे तो x प्लस 2 का है। तो यहां पर क्या होगा, जो आउटर सेल है वो नाभिक के पास होगा और यहां पर जो आउटर सेल है वो नाभिक से दूर होगा। अब भाई आउटर सेल जो है वो नाभिक से दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम मजबूती के साथ बंधा हुआ है। और यदि आउटर सेल नाभिक के पास है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा मजबूती से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आप निकालोगे तो आपको एनर्जी भी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो छोटा कौन है, साइज छोटा किसका है, x प्लस 2 का। तो IP1 से ज्यादा हो जाएगा IP2 और IP2 से भी ज्यादा हो जाएगा IP3। यदि आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी IP इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे वैसे वैसे आकार छोटा होता जाएगा। और आकार छोटा हो रहा मतलब आउटर सेल नाभिक के पास आ रहा, नाभिक के पास आ रहा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से बंधेगा फिर, है ना। चलो नोट करो पहले इसको। चलो अब आयनन विभव के बारे में कुछ बातें याद रखना, है ना। देखो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं। चलो ध्यान रखना, ठोस अवस्था से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, है ना। तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो आपको उसको गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठोस अवस्था से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हो, है ना, ध्यान रखना ये। अगला आयनन एंथैल्पी की जो इकाई है वो किलो जूल मोल इनवर्स होती है। इकाई याद रखना, किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, किलो जूल प्रति मोल। अच्छा, अब इसके बाद आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि जब भी आप परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमेशा आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो आयनन एंथैल्पी का जो मान है वो हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। अगला आयनन विभव वाला जो प्रोसेस है इसमें परमाणु एनर्जी का अवशोषण करता है। परमाणु एनर्जी का क्या करता है, अवशोषण। और जब भी प्रोसेस में एनर्जी का अवशोषण होगा तो उसको हम बोलेंगे उष्मा शोषी, है ना। भाई आप या तो उष्मा बोल दो, उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है ना। तो ऐसे प्रोसेस जिनमें उष्मा का अवशोषण होगा, भाई यहां पर परमाणु क्या ले रहा है, एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या है, एक प्रकार की उष्मा है ना। तो सीधी सी बात है, जब भी परमाणु ऊर्जा को लेगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, उष्मा शोषी। और ध्यान रखना, उष्मा शोषी प्रक्रम के लिए जो डेल एच है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल एच कैसा होगा, पॉजिटिव। ये यहां पर भी देखो धनात्मक लिखा हुआ। अगला आयनन विभव को जब भी हम देखें, आवर्त सारणी में आप ग्रुप में जाओ या लेफ्ट से राइट जाओ, तो आप ध्यान रखना आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव कम होगा,
है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयनन विभव है वो आकार के कैसे होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे यहाँ पर देखो ये आकार के कैसा व्युत्क्रमानुपाती है, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हम एक परमाणु बना लेते हैं, चलो इधर देखो। जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमने एक छोटा परमाणु बना रखा है और इधर एक बड़ा परमाणु बना रखा है ना, और ये है नाभिक। भाई परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक, और नाभिक में प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है, धनात्मक। यहां भी धनात्मक। चलो अब इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन हमने बना दिया, इधर भी हम आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, है ना। ये जो हमने बना रखी ये है आउटर सेल। आउटर सेल। चलो अब यहां पर आप समझो थोड़ा सा, आउटर सेल और नाभिक के बीच की यदि हम दूरी देखें तो यहां पर देखो नाभिक और आउटर सेल के बीच की दूरी कम है, और यहां पर आप देखो नाभिक और आउटर सेल के बीच की दूरी ज्यादा है। तो यहां पर आप देखो दूरी कम है, तो ध्यान रखना दूरी कम होगी तो जो आकर्षण बल है वो ज्यादा लगेगा, है ना। और यहाँ पर आप देखो दूरी ज्यादा है तो जो आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा, मतलब जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के साथ ज्यादा मजबूती के साथ बंधे हुए, जबकि यहाँ पर आकर्षण बल कम लग रहा है। इसका मतलब आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के साथ कम मजबूती से जुड़े हुए हैं, है ना, या फिर बंधे हुए हैं। चलो अब आप ध्यान रखना, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आउटर सेल नाभिक से दूर जाएगा। नाभिक से दूर जा रहा मतलब नाभिक और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम हो रहा। आकर्षण कम हो रहा मतलब जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, जबकि छोटे परमाणु में आउटर सेल नाभिक के पास आ जाता है। नाभिक के पास आ गया मतलब आकर्षण बल बढ़ गया, और आकर्षण बल यदि बढ़ जाएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो ध्यान रखना छोटे परमाणु का आयनन विभव ज्यादा होता है
और बड़े परमाणु का आयनन विभव कम होता है। चलो अब देखते हैं इसे। अब यहां पर आप देखो यदि हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो नीचे आप जाओगे तो परमाणविक आकार बढ़ेगा, और परमाणविक आकार बढ़ेगा तो जो आयनन विभव है वो घटेगा, है ना। तो इधर देखो, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम। अब आप देखो अपन समूह में नीचे आ रहे हैं। डाउन द ग्रुप, तो आप समूह में नीचे आ रहे हो, तो नीचे आओगे तो एटॉमिक, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आईपी का जो मान है वो कम होगा, है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा आईपी किसका होगा? लिथियम का, क्योंकि लिथियम का जो आकार है वो सबसे छोटा है, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। और सबसे कम आईपी किसका हो जाएगा? सीजियम का, क्योंकि सीजियम का आकार बड़ा है। चलो अगला देखो अब यदि हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से जब आप राइट जाओगे तो एक तो आकार घटेगा, है ना, दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। तो इन दोनों के कारण आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होने लगेगा। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा, है ना। पर ध्यान रखना इसके दो अपवाद है ना। तो पहले अपन इन अपवादों को डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलो अपवाद बेरिलियम और एक है बोरान, है ना। तो पहले मेरे को ये बताओ आप लोग कि भाई ये जो बेरिलियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, और बोरान का होता है 5, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। तो पहले हम लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेरिलियम का देखो 1s2 और 2s2। तो यहां पर आप देखो ये आउटर सेल है, आउटर सेल। चलो यहां पर लिखो 1s2 और 2s2 और 2p1। यहां पर आउटर सेल ये है, आउटर सेल तो सेम ही दोनों में है ना, 2 नंबर वाली है। चलो पर यहां पर आप देखो बेरिलियम में आप जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, भाई सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालना रहता है। तो बेरिलियम में यदि हम देखें तो बेरिलियम में आप जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो कहां से निकलेगा? 2s से, है ना। जबकि बोरान में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये 2p से निकलेगा। कहां से निकलेगा? 2p से। तो यहां पर आप देखो, यहां पर हमने मान लिया नाभिक, तो आप देखो नाभिक से 2s की जो दूरी है वो कम है, जबकि यहां पर देखो ये नाभिक, तो नाभिक से आप देखो 2p की दूरी ज्यादा है। तो ये नाभिक के पास है जबकि ये नाभिक से दूर है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा और यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया भाई बेरिलियम का आयनन विभव बोरान से ज्यादा होने का।
और एक कारण है फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। भाई यहां पर आप देखो जो 2s है वो फुल भरा हुआ है ना। इसमें आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन। भाई एस जो सबसेल होती है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में अधिकतम आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। जबकि यहां पर आप देखो ये जो p है, यहां पर देखो p के केवल एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर फुल फिल्ड है। तो इसका जो फुल फिल्ड है वो इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि भाई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बोरान की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। और ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। इतना समझ में आ रहा? चलो अगला देखो, अगला है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो बताओ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, और ऑक्सीजन का 8। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2, 2s2 और 2p3। और यहां पर आप लिखोगे तो यहां पर हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p4, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो ये आउटर सेल और यहां पर ये आउटर सेल। अब आप देखो यदि नाइट्रोजन में हम देखें तो नाइट्रोजन में भी यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2p से जाएगा, और ऑक्सीजन में से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहां भी कहां से जाएगा, 2p में से, है ना। तो यहां पर इस p को हम बना लेते हैं। तो ये हमने बना ली p सब सेल, और p सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3। तो 1 2 3। और यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये हम यहां पर p सब सेल बना लेते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3 और ये 1 4, है ना। अब यहां पर आप देखो यहां पर ये हाफ फील्ड है, तो इसका जो हाफ फील्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। इस कारण नाइट्रोजन का जो आयनन विभव है वो ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा होगा, है ना। हाफ फील्ड, है ना। तो इसका जो हाफ फील्ड है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी है किसकी तुलना में, ऑक्सीजन, है ना। अच्छा एक बात ये भी है, यहां पर आप देखो नाइट्रोजन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनमें से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पर यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक जाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में से कोई सा एक जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन के होने के कारण यहां पर रिपल्सन होने लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा मतलब आयनन विभव कम होगा। चलो नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो, अब हम ऐसा करते हैं
आवर्त में ऑर्डर देख लेते हैं ना। चलो, अब आप देखो, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। चलो, अब जब आप आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाओगे तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनन विभव बढ़ता है ना। तो लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का होगा, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। चलो, पर यहां पर आप ध्यान रखना, बेरिलियम और बोरान में ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। ये अभी मैं आपको बता चुका हूं ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आप इन वर्ग में नीचे जाओगे तो भी यही कंडीशन रहेगी, है ना। चलो, फिर बोरान से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का, है ना। फिर ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा नियोन। तो सबसे ज्यादा जो आयनन विभव है वो नियोन का है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी आवर्त में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आयनन विभव अक्रिय गैस का होगा, क्योंकि अक्रिय गैसों के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में हैं तो वो सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और यदि आप सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी भी आपको सबसे ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, है ना। चलो, इसके नीचे वाले तत्वों का भी हम ऑर्डर बना लेते हैं। बताओ, सोडियम, तो सोडियम के बाद कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। चलो, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, चलो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आर्गन। चलो, तो ऑर्डर हम बना लेते हैं यहां भी। देखो, यहां पर भी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम का। और यहां पर देखो, फास्फोरस और सल्फर में ज्यादा किसका है, फास्फोरस का। चलो, ये ऑर्डर बन गया। तो ऐसा करते हैं, अब हम इनको सीक्वेंस में जमा लेते हैं, है ना। चलो, लिथियम, लिथियम से ज्यादा, अब देखो यहां पर बेरिलियम और बोरान में ज्यादा किसका, बेरिलियम का। तो ये बोरान पीछे चला जाएगा और बेरिलियम आगे। तो बोरान, बोरान से ज्यादा बेरिलियम। चलो, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन। अब आप देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा किसका, नाइट्रोजन का। तो ये ऑक्सीजन पीछे चला जाएगा और नाइट्रोजन आगे। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियोन। तो ये हमने आयनन विभव का बढ़ता हुआ क्रम बना लिया, है ना। चलो, अगला देखो, ये नीचे वाला, तो सोडियम, सोडियम से ज्यादा। अब देखो यहां पर भी एल्यूमिनियम पीछे और मैग्नीशियम आगे आ जाएगा।
इस तरफ है ना, तो ये एल्यूमिनियम चला गया पीछे और मैग्नीशियम आ जाएगा आगे। चलो फिर सिलिकॉन आ जाएगा। चलो फिर यहाँ पर सल्फर, सल्फर से ज़्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा क्लोरीन और क्लोरीन से ज़्यादा आर्ग, ये ऑर्डर बन जाएगा है ना। तो यदि हम चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, अब देखो हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट आप आ रहे हो तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कम होगा। चलो दूसरा, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा है ना, और जो आईपी है वो भी बढ़ेगा। चलो इनको नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया नोट। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम आयनन विभव के क्वेश्चन देखेंगे।